है ऑलमोस्ट हमारे एग्जाम्स पूरे हो चुके हैं। ऑफ कोर्स कुछ बाकी हैं, लेकिन जितने भी हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया। जब ही से एग्जाम स्टार्ट हुआ 5 दिसंबर तक किस तरीके के क्वेश्चंस आए और जो आने वाले हमारे एग्जाम्स होंगे उन एस्पायरेंट्स को बोला जाता है कि आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि किस तरीके से आपको आगे चल के मेहनत करना है। दूसरी और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको एकदम अंत में बताऊंगा, ऑफ कोर्स आपको पता भी है। यस यस, बिल्कुल मैं नेट और पीएचडी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल राइट। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग पूरा का पूरा पेपर 1 और पेपर 2 भी एनालाइज करते हैं। अभी पेपर 2 मैंने बहुत सारे नहीं देखे जो मेरे सब्जेक्ट हैं, जैसे कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, मैं इकोनॉमिक्स है, इनको मैंने देखा और उसी के हिसाब से मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा एनालिसिस किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 आ चुका है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर विनोद चांदवानी में स्वागत है। इस चैनल पे सिखाया जाता है एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है अभी हम लोगों को वापस से स्टार्ट करना है सीरीज, तो जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात, कॉमर्स और पेपर 1 और साथ ही साथ मैनेजमेंट का लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा 2 जनवरी 2022 से। तो जल्दी से जल्दी आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेज दीजिए आपकी कोई भी क्वेरी है, कितने बजे क्लास है, क्या है, सब मैं आपको बता दूंगा। सर व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए। तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 9850118800। तो ये व्हाट्सएप नंबर है। आपको जो भी क्वेरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी क्वेरी है आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो। ऑफ कोर्स आई विल सॉल्व योर ऑल क्वेरीज। तो चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं कि क्या बोलना चाहता है। ठीक है, चलिए अभी अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 के 10 यूनिट्स दिए हुए हैं, नंबर 1 2 3 4 5 एटसेट्रा अप टू 10। अभी मैं अगेन कह रहा हूं, ये मैंने अपने हिसाब से पूरा का पूरा एनालाइज किया है। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का पेपर तो मैंने भी दिया था और मैंने देखा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो दैट इज व्हाट, उसी के बेसिस पे मैंने क्या किया है, उसके पहले के पेपर देखे, उसके बाद के पेपर देखे, तो एनालाइज करके मैंने इस तरीके से बनाया है जैसे आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत इजी हो। और ऑफ कोर्स अभी का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। 2000 जब 6-7 में मैं, उससे भी पहले मैंने पास किया था नेट, तभी अलग कंसेप्ट था, अभी बिल्कुल अलग हो चुका है। अभी का जो एनटी यूजीसी नेट का जो स्तर है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। ऑफ कोर्स बिल्कुल थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ गया है, तो आपको ना अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको पीएचडी करना है तो अभी नेट इज अनिवार्य है, नेट आपको करना ही पड़ेगा, इट इज कंपलसरी। तो चलिए पहले बात करेंगे अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो मैंने खुद देखा, बहुत सारे पेपर्स मैंने देखे, खुद मैंने पेपर दिया, तो टीचिंग अभी डिफिकल्ट हो चुका है। टीचिंग में भी कोड आ रहे हैं, टीचिंग में भी असर्शन रीजनिंग आ रहे हैं, तो ये डिफिकल्ट लेवल हो चुका है। पहले सिंपल पूछते थे, मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, या एवेल्यूशन के सिस्टम क्या है, लेकिन अभी टोटल ही डिफरेंट हो चुका है। तो आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आप कैजुअली नहीं ले सकते, चलो भाई टीचिंग है, थियरी है, हम लोग अपने हिसाब से आंसर दे देंगे। यहाँ पे पॉइंट परसेंटेज की वजह से आपका जो नंबर है वो पीछे जा सकता है। तो इस बात का बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान रख के जो है वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, ठीक है। देन अगर हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, अगेन रिसर्च एप्टीट्यूड का भी लेवल डिफिकल्ट हो चुका है। टिपिकल रिसर्च पूछा जाता है, पहले इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते थे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर या सैंपलिंग के ऊपर आता था। अभी बहुत ही ज्यादा टिपिकल एक क्वेश्चन आएगा, उनके 4 ऑप्शन, उन 4 के अंदर आपको अलग अलग और बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो एक क्वेश्चन को समझने के लिए ही आपका 2 मिनट या 5-7 मिनट चला जाएगा, और उसके बाद भी आप आंसर तभी दे पाओगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, ठीक है। देन थर्ड है थर्ड जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, पहले के कंपैरिजन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, लेकिन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले क्या होता था, जब हम लोग पैसेज पढ़ते थे
और क्वेश्चन पढ़ते थे, पैसे में से ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाता था कि ये आंसर है। लेकिन अभी तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या आंसर होना चाहिए, चारों ऑप्शन एक जैसे ही दिखते हैं। मतलब बहुत रियली सरप्राइजिंग है कि किस तरीके से पेपर बनाया जाता है। जो बनाने वाले होंगे, आप इमेजिन करिए कितना पावरफुल लोग होंगे। सो दैट इज व्हाट थोड़ा ध्यान देना है। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे इजी लेवल लिखा है, वेरी फ्यू क्वेश्चंस जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से ऑफ कोर्स 5 आते हैं, बट पॉइंट है कि जो डिफिकल्टी लेवल है, मैं ऑफ कोर्स ऐसा, मैं अगर टीचिंग और रिसर्च की कंपैरिजन करूंगा तो कॉम्प्रीहेंशन जो है, आरसी जो है वो थोड़ा बहुत इजी है, बट इतना भी इजी नहीं है। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ चुका है कि अभी पेपर 2 में भी क्या आता है, आरसी आता है, तो इस बात का ध्यान देना है हमको। देन कम्युनिकेशन, ये बेचारा इकलौता एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा कोर्स कहेंगे जहां पे इनका वेटेज कम कर दिया है। सिलेबस में हालांकि कहा गया है कि 5-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने खुद देखा जब मैं मैनेजमेंट का पेपर दे रहा था, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन ही 2-3 आए थे, वो भी मुझे लगता है शायद मैं गलत बोल रहा हूं, 1 या 2 ही आए थे। तो दैट इज व्हाट, कम्युनिकेशन का सेक्रीफाइस हो रहा है। लेकिन सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया, एक एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स एज कंपेयर टू अदर्स ये थोड़ा इजी लेवल हो चुका है, ठीक है। आज भी रीजनिंग को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो मैथमेटिकल रीजनिंग हो, और टिपिकल टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने इसके लिए लिखा है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। यहां पे इजी का बात ही नहीं है, सोचिए ही नहीं कि इजी आएगा, मॉडरेट है या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे बट डिफिकल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लॉजिकल रीजनिंग को भी आज भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। 10 क्वेश्चंस आएंगे, 5-5 करके, आते नहीं है वैसे, लेकिन हम लोग इमेजिन करेंगे कि 10 आएंगे। लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए, टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, स्पीड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रेशो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो दैट इज व्हाट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजी लेवल नहीं है यहाँ पे, मॉडरेट डिफिकल्ट, मॉडरेट डिफिकल्ट। देन डेटा इंटरप्रिटेशन, ये एक बहुत बढ़िया जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैंने जब पेपर दिया मैंने देखा डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इजी था, रियली इजी था। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या आता है, रेशो, एवरेज, परसेंटेज आता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है ही नहीं, और अभी भी ऐसा ही हुआ था। बट आप ये मत सोचिए कि डेटा इंटरप्रिटेशन में बोल रहा हूं इजी है तो इजी आ जाएगा। इजी इसके लिए क्योंकि हम लोग तो प्रैक्टिस करते हैं क्लास में, तो हम लोगों को इजी लग रहा है, लेकिन जिसने कभी डेटा इंटरप्रिटेशन किया ही नहीं है तो उनके लिए तो डिफिकल्ट होगा, बरोबर है कि नहीं है। सो दैट इज व्हाट, ये बहुत बात ध्यान में रखनी है कि डेटा इंटरप्रिटेशन नो डाउट इजी आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम लोगों को उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। आपका जो एवरेज है, रेशियो है, परसेंटेज है, वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, ये बात थोड़ा आपको जहन में रखनी है, ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली वो क्या पूछ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको ऑफकोर्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन अगर बात करेंगे हम लोग आईसीटी के बहुत इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन पॉइंट है आईसीटी के आंसर्स देगा कौन। आईसीटी के वो बंदा आंसर्स देगा जिनको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होगा। अभी अगर आपसे टेराबाइट के बारे में पूछेंगे, रेस टू 10 पूछेंगे, आप बोलेंगे हमको ये पता ही नहीं है, तो पता नहीं है तो उसके लिए आपका आंसर रॉन्ग जाएगा। या तो आप तुक्का मारेंगे, बोलो तारा राठा का, ठीक है बाबा ये आंसर है, तो आपका वैसे ही रिजल्ट आएगा। तो दैट इज व्हाट, अगर आपको आईसीटी करनी है तो बहुत अच्छी तरह से आईसीटी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे अलग अलग बुक्स हैं। यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बोलनी है कि आज भी मेरे दोस्त, बहुत सारे मुझे मेरे दोस्त जो फ्रेंड्स हैं, जो वो मैसेज करते हैं कि ये टेक्स्ट बुक कौन सा लूं। अगर टेक्स्ट बुक पढ़ के लोग पास हो जाते तो 6% रिजल्ट नहीं आता था, 96% रिजल्ट आता था, बरोबर है ना। तो दैट इज व्हाट, आपको बुक्स नहीं, आपको क्या करना है, रेफरेंस बुक्स रीड करने हैं, रेफरेंस बुक्स। आप बोलेंगे सर ये रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक में फर्क क्या है। देखिए, अगर टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक स्ट्रिक्टली प्रिपेयर किया जाता है एज पर सिलेबस। मान लीजिए अभी मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में हूं, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो मुझे सिर्फ वही मैटर मिलेगा जो मुंबई यूनिवर्सिटी में होगा।
लेकिन रेफरेंस बुक में मुझे वो मिलेगा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा, नॉट इंडिया होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे मान लो HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या बातें अभी हम लोग अगर मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ूं तो मुझे एकदम छोटे छोटे मैटर दिखेंगे, लेकिन अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूं तो खाली अगर मान लो परफॉर्मेंस अप्रेजल, इतना ज्यादा परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर होगा कि हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो यहां पे मैंने जो बात आईसीटी की आईसीटी का प्रैक्टिस तभी होगा जब आईसीटी का रेफरेंस बुक अच्छी तरह से या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छी तरह से कलेक्ट करके उनको रीड करोगे। देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनवायरमेंटल डेवलप, पीपल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट बोलेंगे। अभी ये तो बहुत सारे हमारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस का तो हमारा ऑफकोर्स नेट है ही नहीं, साइंस के जो हैं उनके लिए एनवायरमेंट या फिर जिन्होंने लॉ किया होगा उनके लिए एनवायरमेंट चलो थोड़ा बहुत इजी रहेगा। तो एनवायरमेंट आपको थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एसिड रेन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं या हजार्डियस केमिकल्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उनके बारे में बहुत सारे लॉज, चलो अभी तो हमारे यहाँ पे लॉज नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे अनुमान है कि आगे चल के वो एनवायरमेंट में लॉ भी डालेंगे। पोल्यूशन के ऊपर जो लॉ है या एयर पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन के ऊपर है, वाटर पोल्यूशन के ऊपर है, अलग अलग लॉज डाल सकते हैं क्योंकि एनवायरमेंट के बारे में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपका वो पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी थोड़ा बहुत इजी है अगर आपको एनवायरमेंट का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। देन हायर एजुकेशन, जब मैंने एजुकेशनल, अगर हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की तो न्यू पॉलिसी जो है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जब मैंने पेपर दिया तो उसमें एकदम पुराने जमाने में, जब अगर हम बात करेंगे गौतम बुद्धा की, लॉर्ड गौतम बुद्धा की बात करेंगे उसके बारे में पूछा गया। तो ऐसा मत सोचिए कि खाली जो करंट हायर एजुकेशन है उसके बारे में पूछ सकते हैं, नहीं, आपको जो है ट्रेडिशनल यानी बहुत पुरानी जो हायर एजुकेशन है उसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये पेपर 1 के बारे में मैंने जो ओवरऑल मैंने देखा उसी के हिसाब से मैंने जो है एनालिसिस किया है। ऑफ कोर्स अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कितनी मेहनत करते हो, किस तरीके से मेहनत करते हो और किस तरीके से जो है उसको ऑफ कोर्स अपने नेट को क्या करते हो, क्वालिफाई कर पाओगे जेआरएफ के साथ। यस। देन अगर हम बात करेंगे पेपर 2 की, तो पेपर 2 भी मैंने इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट में डिवाइड किया है। देन अगर हम बात करेंगे इंक्रीज्ड लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल, जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है पेपर 2 में। जब मैं मैनेजमेंट का पेपर देने गया तो मैं आराम से बैठा, मैंने कहा चलो ठीक है मैं देता हूं पेपर। जब मैंने क्वेश्चंस देखे, एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस, फिर इन 4 में अलग अलग 3 ऑप्शंस, फिर इन 3 में से कौन सा सिलेक्ट करोगे। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा दिमाग चकरा खा गया, मतलब इतना चक्कर आ गया मुझे कि ये किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। यानी अगर हम लोग अपने क्लास में जब लेक्चर्स ले रहे हैं तो हमको ऑफ कोर्स यूजीसी नेट के हिसाब से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। अभी स्तर बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। तो दैट इज व्हाट, अगर मैं बात करूं 15 क्वेश्चंस वन लाइनर थे, मैंने खुद एनालाइज किया। 15 क्वेश्चंस लगभग जो है वो क्या थे, 15 क्वेश्चंस लगभग जो थे वो वन लाइनर क्वेश्चंस थे, बिल्कुल। देन अगर हम बात करेंगे 20 क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजनिंग, 20 क्वेश्चंस असर्शन, मैंने बहुत सारे पेपर्स एनालाइज किए, असर्शन और रीजनिंग तो बड़े पड़े हैं और वो भी इतने डिफिकल्ट, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। देन उसके बाद 35 कोड क्वेश्चंस, ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट निकला है, कोड क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें फिर ए बी सी डी होगा, फिर बोलेगा ए बी फॉलो हो रहा है, ए बी सी फॉलो हो रहा है, ए बी सी डी फॉलो हो रहा है, या खाली ए फॉलो हो रहा है, या खाली बी फॉलो हो रहा है, और चारों के चारों आंसर सेम। आप बोलोगे अरे बाप रे क्या करूं मैं, सब तो आंसर सेम दिख रहे हैं। सो दैट इज व्हाट, इस बात का हमको ध्यान बहुत अच्छी तरह से देना है। तो ये कोड वाले क्वेश्चन आप देखो, 35 का मतलब होता है सीधा सीधा 70 मार्क्स, 20 मैच द क्वेश्चंस, ये एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है। अच्छा, उसमें भी इन्होंने क्या किया है, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत मतलब अगर हम देखेंगे ना तो उन्होंने बहुत आइडिया क्या किया है। सपोज एग्जाम्पल, ये 1 2
3 4। फिर वो लोग इतना स्यानापन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 2 इसमें सेम दे रहे हैं, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। फिर ये क्या कर रहे हैं, 1 3, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 4 और यहाँ पे 2, यानी इस तरीके से बनाएंगे कि आपके दो आंसर तो एक जैसे ही दिखेंगे। फिर अगेन कंफ्यूजन होगा कि यार पहले आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरा बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपको लगेगा इसका, लेकिन फिर आगे देखोगे डी ऑप्शन भी सेम ही दिख रहा है, अरे क्या करें यार। सो दैट इज व्हाट मैच द फॉलोइंग भी आपको बहुत ध्यान देना है। देन न्यूमेरिकल इफ एप्लीकेबल, अभी जैसे कॉमर्स में न्यूमेरिकल्स हैं, टैक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मैनेजमेंट में आते हैं। अभी मैनेजमेंट में भी इस बार ग्राम एंड डॉट आया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्राम एंड डॉट नहीं आता है, बिल्कुल गलत जवाब है भाई। वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, ये वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ग्राम एंड डॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैंने लाइव सेशन में करवाया है, पूरी फॉर्मूला मैंने सिखाई है ग्राम एंड डॉट की, दैट इज P इक्वल टू एम डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 3। कितनी बार मैंने ये क्वेश्चंस करवाया, बहुत बार करवाया है। जब ग्राम एंड डॉट मैंने देखा थोड़ा सा टिपिकल आया था, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वॉल्टर मॉडल हो, गॉर्डन मॉडल हो, या फिर दैट इज व्हाट ग्राम एंड डॉट मॉडल हो, या लीवरेजेस हो, या टैक्स के ऊपर क्वेश्चंस हो, रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, वो आपको अच्छी तरह से स्टडी करना ही पड़ेगा, सवाल ही नहीं है। देन अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन अदर टाइप में सिंपल आएगा, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आएगा, लेकिन जो मेजॉरिटी क्वेश्चन मैंने एनालाइज किया वो ऐसा है कि भाई जो है 15 क्वेश्चन वन लाइनर थे, सिंपल आंसर, और 20 जो थे वो असर्शन रीजनिंग, 35 कोड वाले थे, 20 मैच क्वेश्चंस थे, 3 न्यूमेरिकल थे, 7 अदर टाइप थे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 जो पेपर 2 है वो मैंने एनालाइज किया है। ऑफ कोर्स मैं अगेन कह रहा हूं कि ये मेरा एनालिसिस है, मेरा किसी और के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और अभी मैं कहीं पे पढ़ाता भी नहीं हूं। ऑफ कोर्स मैं अपनी बैच जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं 2 जनवरी 2022 से। तो मैंने ये बताया, जिसको भी कोई भी इंक्वायरी करनी है व्हाट्सअप नंबर पे, मैंने बताया आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा मैं दिखा देता हूं, 9850118800। आप व्हाट्सएप पे कोई भी डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं, डेली हमारा लेक्चर रहेगा इवनिंग में 8 o'clock, इवनिंग 8 o'clock। क्यों इवनिंग 8 o'clock? हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, अभी जॉब नहीं करोगे तो क्या बुढ़े होके जॉब करोगे क्या भाई? जॉब करोगे, अपना पैसा कमाओगे, तभी तो आप अपनी फीस भरोगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, 8 o'clock रखा है। जैसे कि आप अगर जॉब जाते हो, अपना बिजनेस करते हो, या आपको टीचिंग लाइन में आना है अच्छी तरह से, तो आप क्या करो, अपने सब काम पूरे करके एकदम फ्रेश माइंड से 8 o'clock पे बैठो, 9:30 पौने 10 तक हमारा डेली लेक्चर रहे, बरोबर है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेगा, ठीक है। तो डेट इज व्हाट, अगर हम बात करेंगे, ये हमारा पेपर 1 पेपर 2 था। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा था आपको, ये आपको पता है एनटीए यूजीसी नेट फॉर पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन। अभी आप अगर एनटीए यूजीसी नेट अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो नेट इज कंपलसरी। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ऑलरेडी ये मैसेजेस दे दिया है, लेकिन ये भी बताना है कि आपको नेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर नेट नहीं होगा तो पीएचडी नहीं होगा। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आज नहीं तो कल आपको पीएचडी करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको नेट तो करना ही पड़ेगा, सवाल ही नहीं है, बरोबर है। तो अभी यहाँ पे बात आती है, और ये जो मैंने पूरा इंफॉर्मेशन लिया है, ये मैंने जागरण जोश से लिया है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। देन एनटीए यूजीसी नेट फॉर पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन लिखा हुआ है बिल्कुल। और जो यूजी पीजी है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसके लिए अभी सीईटी होगा, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। या फिर अगर आप बीएमएस कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अभी हर एक यूनिवर्सिटी किस तरीके से अपना प्लानिंग कर रही है, प्रोग्राम बना रही है, दैट इज डिफरेंट केस। बट आपको नेट जो है वो उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। अभी आज जमाना कंपटीशन से भी ऊपर चला गया है। आप देख रहे हो कि आए दिन जो हमारे एस्पायरेंट्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आपको अभी से ही प्रिपरेशन अगले एग्जाम के लिए करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कंप्यूटर्स के, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है आज नहीं तो कल हमारा एनटीए यूजीसी नेट सॉल्व करेगा उसको, वो उनका ड्यूटी है। लेकिन हमारा ड्यूटी क्या है, हमको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। मान लो अगर आपका नेट हो भी गया, लेकिन अगर आप में वो कैलिबर नहीं है,
कि आप सामने इंटरव्यू फेस कर पाओ और आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना जो लेक्चर दे रहे हो, क्योंकि खाली नेट पास करना ये कोई मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या आपको प्रॉपरली जॉब अच्छे से कॉलेज में मिल रहा है, क्या आप स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हो अपनी टीचिंग से, वो टीचिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है। और मैं अगेन बता रहा हूं दोस्तों कि अगर नेट क्वालिफाई करना है तो दे दनादन मेहनत करनी है, रुकना नहीं है, ठीक है। और हम लोग जो हैं हमारे लाइव सेशन में, हमारा लाइव सेशन है आज जैसे है, अगर हम बात करेंगे आज है जो हमारे लाइव क्लास है वो 2 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए आप। बिल्कुल आप व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको एनरोल करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।